दोस्तों, एक बात नोटिस की है। आप वीडियो पूरा ध्यान से देख लेते हो, हर सीन, हर कहानी इंटरेस्ट से सुनते हो, लेकिन जब सब्सक्राइब करने की बारी आती है तो अचानक कंजूस बन जाते हो। अरे यार, ये सब्सक्राइब वाला बटन तो बिल्कुल मुफ्त है, कोई टैक्स वसूल नहीं होगा। बस एक क्लिक करना है और हमारी अगली कहानियां सीधी आपके पास पहुंच जाएंगी। तो भाई, थोड़ा दिल बड़ा करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना मत भूलना कि आप ये वीडियो कहाँ से और कितने बजे देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी कहानियां किस किस शहर तक पहुंच रही हैं। लंदन की उस ठंडी सुबह में जब धुंध ने गलियों को अदृश्य बना रखा था और हर खिड़की पर नमी की बूंदें ठहर गई थीं, मैं अपने बेकर स्ट्रीट वाले कमरे में शांत बैठा था। खिड़की के बाहर सब कुछ धुंधला था, मानो पूरी दुनिया सफ़ेद पर्दे के पीछे छिपी हो। मैं अपने पाइप में धीरे धीरे तंबाकू भर रहा था। सामने वाली कुर्सी पर मेरे मित्र और साथी डॉक्टर जॉन वॉटसन बैठे थे। उनके हाथों में वही नोटबुक थी जिसमें वे अक्सर मेरे कारनामों को दर्ज करते हैं। कमरे में बस कोयले की आग की मध्यम तपिश और घड़ी की टिक-टिक ही गूंज रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, इतनी तीखी कि कमरे का सन्नाटा टूट गया। हमारी गृहस्वामिनी श्रीमती हडसन तुरंत दरवाज़ा खोलने गईं। कुछ ही पलों बाद एक लंबा, दुबला पतला, हड्डियों तक थका हुआ आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा चिंता से भरा था, माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही थीं और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने हल्के झुककर मुझे नमस्कार किया और फिर अपनी हैट उतारकर गोद में दबा ली। आवाज में ऐसी कंपकंपी थी जैसे भीतर गहरी आशंका दबाए बैठा हो। आप मिस्टर शेरलॉक होम्स हैं? उसने झिझकते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल, मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। कृपया बताइए, आप कौन हैं और किस समस्या के लिए मेरे पास आए हैं? उसने गहरी सांस भरी और खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोला। मेरा नाम डॉक्टर थर्नीक्रॉफ्ट हेक्सटेबल है। मैं उत्तरी इंग्लैंड के प्रायरी स्कूल का संस्थापक और प्राचार्य हूँ। मैंने बहुत कठिन परिस्थितियों में इस स्कूल की स्थापना की थी और अब यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन आज मैं आपके सामने मदद की गुहार लेकर खड़ा हूँ। उसकी आवाज़ टूट रही थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और माथे से पसीना पोंछा। मैं टकटकी लगाए उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में भय ऐसा था मानो कोई अंधेरी खाई सामने हो और वह उसमें गिरने से बस एक कदम दूर हो। कृपया आप पूरी बात बताइए, मैंने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। डॉ। हेक्सटेबल का गला सूख गया था, फिर भी उसने बोलना शुरू किया। हमारे स्कूल का एक छात्र, एक बहुत ही खास छात्र, गायब हो गया है। उसका नाम आर्थर है और वह लॉर्ड साल्टायर का इकलौता पुत्र है। केवल 10 साल का बच्चा, लेकिन एक दिन में पूरे स्कूल और पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है। कल रात वह अचानक अपने कमरे से गायब हो गया। कोई दरवाज़ा खुला नहीं था, कोई खिड़की टूटी नहीं, कोई शोर नहीं, और सुबह तक उसका बिस्तर खाली था। डॉ। वॉटसन, जो अब तक पूरी शांति से सुन रहे थे, अचानक बोले, क्या आपको लगता है कि यह अपहरण है? हेक्सटेबल ने झटके से सिर हिलाया। हाँ, यही डर मुझे खाए जा रहा है। लॉर्ड साल्टायर केवल इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली कुलीनों में से नहीं है, बल्कि उनका बेटा उनके लिए सब कुछ है। अगर वास्तव में यह अपहरण है तो इसका मकसद बहुत बड़ा हो सकता है। मैंने अपना पाइप मेज पर रख दिया और अपनी उंगलियां आपस में जोड़कर आगे झुकाया। डॉ। हेक्सटेबल, मैं हर बारीकी जानना चाहता हूं। ये कैसे हुआ, कब हुआ, कौन आसपास था, कौन संदिग्ध लग रहा है, सब। उसने कांपते स्वर में विस्तार से बताया। प्रायरी स्कूल एक विशाल परिसर था, घने जंगलों और खेतों के बीच एक प्राचीन हवेली की तरह बसा हुआ। यहां दुनिया के सबसे धनवान और कुलीन परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। आर्थर लॉर्ड साल्टायर का बेटा था और पिछले 6 महीनों से वहीं रह रहा था। बच्चे के बारे में हेक्सटेबल ने बताया कि वह शांत स्वभाव का, आज्ञाकारी और सबका चहेता था। न तो उससे कभी शिकायत हुई और न ही उसका किसी से झगड़ा। तो फिर? मैंने पूछा। घटनास्थल पर क्या मिला? हेक्सटेबल बोला। दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं। खिड़की और दरवाज़ा बंद थे, बिस्तर अपने स्थान पर। कोई संघर्ष नहीं, कोई चीख सुनी नहीं गई, मानो बच्चा हवा में घुल गया हो। मैंने एक पल वॉटसन की ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हर जटिल केस पर उभर आती है। मुझे तुरंत लगा कि यह मामला सतही नहीं है, इसमें कोई गहरा षड्यंत्र छिपा है। डॉ। हेक्सटेबल, मैंने गंभीर स्वर में कहा,
इस रहस्य को समझने के लिए मुझे खुद आपके स्कूल चलना होगा। बिल्कुल, वह लगभग राहत की सांस लेते हुए बोला। मैं इसके लिए एक गाड़ी लेकर आया हूं, अभी निकल सकते हैं। मैंने वॉटसन की ओर देखा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे दोस्त? वह मुस्कुराया और बोला, होम्स, क्या मैंने कभी तुम्हें किसी मामले में अकेला छोड़ दिया है? हमने बिना देर किए अपने सामान बांधा और डॉक्टर हेक्सटेबल के साथ निकल पड़े। लंदन से इंग्लैंड के उत्तर की ओर यात्रा लंबी और थकाऊ थी। धुंध भरे रास्तों, ऊबड़ खाबड़ गांवों और ठंडी हवाओं को काटते हुए हम धीरे धीरे स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान मैंने हेक्सटेबल से बाकी स्टाफ और छात्रों के बारे में पूछा। उसी समय उसने एक नाम लिया, हेयर हाइगर। जर्मन शिक्षक, नया नवेला, रहस्यमयी सा आदमी, कम बोलता, हमेशा अकेला रहता। ये जानकारी मुझे चुभ गई, जैसे धुंध में कोई तीखी रोशनी दिख गई हो। शाम ढल चुकी थी जब प्रायरी स्कूल की ऊंची दीवारें नजर आईं। दूर से यह जगह एक किले जैसी लगती थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। चिड़ियों का कलरव थम चुका था और केवल पेड़ों की फुसफुसाहट थी, मानो कोई रहस्य छुपाकर बैठी हो। हमारे कदम सीधा आर्थर के कमरे की ओर बढ़े। कमरा साधारण दिखा। एक बिस्तर, एक छोटी मेज, कुछ किताबें और दीवारों पर अलमारियां। लेकिन मेरी नज़र जल्द ही छोटे छोटे इशारों पर टिक गई। फर्श पर हल्की धूल और उसका एक झुका हुआ पैटर्न। वह सीधे बिस्तर के नीचे जाता था। मैंने झुक कर देखा, लेकिन वहां खालीपन था। फिर मैंने दीवार जांची और पाया एक पतली दरार, जैसे किसी भारी चीज के रगड़ने से बनी हो। वॉटसन, मैंने फुसफुसाते स्वर में कहा, यह सब यूं ही नहीं है। धूल, खरोच, ये कमरा किसी घटना का गवाह है। कोई कहानी यहां दर्ज है जिसे हमें पढ़ना है। वॉटसन के चेहरे पर तनाव और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यहां से वास्तव में आर्थर को ले जाया गया? हां, मैंने धीमा स्वर रखा, लेकिन तरीका और उद्देश्य अभी तक पर्दे के पीछे हैं। उस रात डॉक्टर हेक्सटेबल ने हमें अतिथि कक्ष में ठहराया, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर रही। बार बार वही तस्वीर आंखों में घूमती रही। 10 साल का वह बच्चा, असहाय और अकेला, कहीं अंधेरे में फंसा हुआ, और वह रहस्यमयी खरोच, जैसे दीवार पर कोई अनकही चीख। सुबह की पहली किरणें जब स्कूल के हरे मैदानों पर पड़ी तो हमने बिना देर किए अपनी खोज शुरू की। ठंडी हवा रोंगटे खड़ी कर रही थी। वॉटसन कोट पकड़े हुए खड़ा था और मैं ध्यान से चारों ओर नजरें दौड़ा रहा था। आज हमें इस जगह का हर कोना खोज निकालना होगा, मैंने उसे कहा। प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती, वॉटसन। अगर आर्थर को यहां से कहीं ले जाया गया है तो धरती खुद उसका सुराग देगी। मैदान से लेकर जंगल तक हर इंच देखने के बाद हमारी नजर एक पैटर्न पर अटकी। पत्थरों की पगडंडी पर मिट्टी अब भी नम थी, रात की हल्की बरसात के कारण। मैंने घुटनों के बल बैठकर जमीन छुई। मिट्टी में गहरे निशान थे, पांवों के, घोड़ों के, पर सबसे खास था ताजा तरीन टायर का निशान, चौड़ा, गहरा और साफ। वॉटसन देखो, मैंने उत्साह से पुकारा। उसने झुककर ध्यान से देखा। साइकिल और वजनदार, क्या तुम्हें लगता है? हां, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। यह हमें जंगल की ओर ले जा रहा है, और यह निशान संयोग नहीं है। रात के समय यहां बिना अनुमति कोई नहीं आता। तो जिसने भी यह साइकिल चलाई है, उसके इरादे साफ संदिग्ध हैं। हम तीनों उस निशान का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़े। हर कदम के साथ पेड़ों की शाखाएं हमारे रास्ते पर झुक रही थीं। पक्षियों का स्वर अब भी चुप था, और झाड़ियों में हवा की सरसराहट रहस्य को और गहरा कर रही थी। यह स्पष्ट था, हम जिस अंधेरे में उतर रहे हैं वहां हमें केवल जवाब ही नहीं, बल्कि शायद खतरा भी मिलेगा। जंगल का रास्ता बेहद संकरा था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं ऊपर जाकर मानो एक छत बना रही थीं। सुबह की ठंडी हवा उन शाखाओं से टकराकर सीटी जैसी आवाज कर रही थी। जमीन पर गिरी हुई पत्तियों में हमारी हर आहट साफ सुनाई दे रही थी। हम साइकिल के निशान का पीछा कर रहे थे, जो मिट्टी पर गहरे दबे हुए थे। लेकिन अचानक कुछ ही दूर जाकर वे निशान ऐसे गायब हो गए जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। मैं झुककर मिट्टी और पत्तों का बारीकी से निरीक्षण करने लगा। वहां सीधी सीधी राह भले मिट चुकी थी, लेकिन पेड़ों की जड़ों और गिरी टहनियों के बीच कुछ साफ संकेत थे। कुछ टूटे हुए डंठल, कुचली हुई घास और ताजे दबाव के निशान। ये किसी की जल्दबाजी और घबराहट के सबूत थे। यहां कुछ हुआ था, मैंने धीरे और ठंडे स्वर में कहा।
कोई यहां रुका था और फिर उसने साइकिल को कहीं और घसीटने की कोशिश की। डॉ वॉटसन ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। पर होम्स, उसने कहा, यहां और कोई निशान नहीं है, तो फिर साइकिल गई कहां? ठीक उसी समय मेरी नज़र जमीन पर एक छोटे संकरे गड्ढे पर पड़ी। मिट्टी के बीच से एक कपड़े का टुकड़ा बाहर झांक रहा था। मैंने सावधानी से उसे निकाला। यह मोटे सूती कपड़े का एक हिस्सा था, शायद किसी लंबे कोट या जैकेट से फटा हुआ। उसकी सतह पर हल्का सा खून का धब्बा दिखाई दे रहा था। मैंने उसे अपनी उंगलियों में पकड़ डाकर देखा, फिर कहा, वॉटसन, ये देखो, यह खून का दाग है और कपड़े की बुनावट से अंदाजा होता है यह किसी वयस्क पुरुष का जैकेट का हिस्सा है। डॉक्टर हेक्सटेबल, जो अब तक चुप खड़े थे, अचानक सफेद पड़ गए। उनके चेहरे पर भय की छाया फैल गई। क्या इसका मतलब है कि आर्थर को चोट लगी है? उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। यह खून बहुत हल्का है। संभव है कि यह आर्थर का ना हो, बल्कि ज्यादा संभावना है कि यह किसी और का हो, शायद उस व्यक्ति का जो संघर्ष में शामिल था। पर इतना साफ है कि यहां कुछ टकराव हुआ था। मैंने कपड़े का टुकड़ा सावधानी से अपनी जेब में डाल लिया। हम जंगल की ओर, गहराई की ओर बढ़ते गए। पेड़ और घने होते जा रहे थे और नीचे की झाड़ियों से गुजरते समय हमारी चाल धीमी पड़ गई। अचानक कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच एक खुला मैदानी सा हिस्सा आया और वहीं फिर से हमें वही साइकिल के निशान दिखाई दिए। इस बार मिट्टी पर और तेज, जैसे भार ढोते हुए कोई उसमें गुजर रहा हो। लेकिन इसके साथ ही एक और सेठ के निशान दिखे, छोटे छोटे कदमों के। मैंने झुककर उन कदमों को ध्यान से नापा और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये निशान लगभग 10 वर्षीय बच्चे के जूतों के थे। मैंने तुरंत कहा, वॉटसन, ये देखो, ये निशान आर्थर के हो सकते हैं। वॉटसन ने सांस खींचते हुए कहा, तो हम सही दिशा में हैं। हमने बिना देर किए उन निशानों का पीछा शुरू किया। वे हमें सीधे जंगल के किनारे तक ले गए और वहां सामने थी एक संकरी नदी, जिसका पानी तेजी से बह रहा था और जिसमें सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। पर यहीं एक अजीब बात सामने आई। साइकिल के टायर का हल्का निशान तो नदी के किनारे मिट्टी पर दर्ज था, लेकिन आर्थर के छोटे जूतों के निशान वहीं आकर अचानक खत्म हो गए। मैं ठिठक गया और धीरे से बोला, यहां कुछ गड़बड़ है। आर्थर के कदमों का सिलसिला यहीं टूट जाता है। साइकिल आगे बढ़ी जरूर, लेकिन बच्चा। मैंने रुककर वॉटसन की ओर देखा। या तो उसे यहां से उठा लिया गया, या फिर, वॉटसन बेचैन होकर बोला, या फिर क्या होम्स? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, या फिर यह पूरा मामला भ्रम फैलाने की चाल है। कोई हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है। सूरज अब झुक रहा था और रोशनी तेजी से फीकी पड़ने लगी थी। हमने निर्णय लिया कि हम फिलहाल स्कूल की ओर लौटें। रास्ते में मैंने डॉक्टर हेक्सटेबल से उस नए जर्मन शिक्षक हेयर हाइडेगर के बारे में और पूछा। हेक्सटेबल ने गंभीर स्वर में कहा, हाइडेगर अपने विषय में निपुण है, बहुत अनुशासित और गंभीर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव बदल गया है। वह बेचैन नजर आता है, अक्सर अकेले में सोचता रहता है। इसीलिए मैं भी उसके बारे में अनिश्चित हूं। यह सुनकर मेरा संदेह और गहरा गया। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि हमें हाइडेगर पर बारीकी से नजर रखनी होगी। रात को जब हम अतिथि कक्ष में बैठे थे, मैंने अपनी जेब से वह फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा फिर निकाला। खून अब सूख चुका था, लेकिन उसमें से हल्की सी गंध उठ रही थी, तेज, अजीब और कुछ जानी पहचानी। मैंने उसे अपनी नाक के पास ले जाकर गहराई से सूंघा। हवा में कुछ ऐसा था जैसे किसी रासायनिक पदार्थ की तीखी महक। वॉटसन, मैंने गंभीर स्वर में कहा, यह खून और यह गंध, यह मामला केवल अपहरण नहीं है। इसमें कुछ और भी गहरा और खतरनाक छिपा है। हमें बहुत तेजी से काम करना होगा, वरना आर्थर की जान को वास्तविक खतरा हो सकता है। वॉटसन ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो फिर कल सुबह हमारी योजना क्या है, होम्स? मैंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सबसे पहले हमें हाइडेगर की गतिविधियों पर निगरानी रखनी होगी, और दूसरी बात, मैं उस नदी के किनारे वापस जाना चाहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वहां कुछ छिपा हुआ है जो अब तक हमारी नजर से बचा हुआ है। अगली सुबह धूप सुनहरी थी और प्रायरी स्कूल के विशाल मैदानों पर अपनी चमक फैला रही थी, लेकिन मेरे भीतर बेचैनी थी। बाहर सब कुछ चमकीला और शांत लग रहा था, पर इस चमकती रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था।
नाश्ते के बाद मैं, वॉटसन और डॉक्टर हेक्सटेबल मुख्य भवन से बाहर निकले। मैंने हेक्सटेबल को देखते हुए कहा, डॉक्टर हेक्सटेबल, हेक्सटेबल, आज जब तक हम बाहर रहेंगे मैं चाहता हूं कि आप हाइडेगर को किसी न किसी काम में उलझाए रखें। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। हेक्सटेबल ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मिस्टर होम्स, हाइडेगर एक सम्मानित शिक्षक हैं। यदि वह निर्दोष हुआ तो यह उस पर शक करना सही नहीं होगा। मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हेक्सटेबल, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। भरोसा केवल तथ्यों पर होना चाहिए, और अभी के तथ्य मुझे यही कहते हैं कि हाइडेगर कुछ छिपा रहा है। हम नदी की ओर बढ़े। रास्ते भर मैं वॉटसन को कपड़े के टुकड़े और उसकी गंध के बारे में बताता रहा। वॉटसन, जिस रसायन की गंध मुझे इसमें मिली है वह मुझे कहीं पहले महसूस हुई है। मैं अभी पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन यह किसी प्रकार की दवा या जहर भी हो सकता है। वॉटसन ने सोचा और कहा, तो इसका मतलब अपहरण में कोई रासायनिक इस्तेमाल भी है? संभव है, मैंने गंभीरता से कहा, पर हमें और सबूत चाहिए। हम नदी के किनारे पहुंचे। पानी बेहद ठंडा था और किनारों की मिट्टी अब भी गीली थी। मैंने हर इंच को ध्यान से खोजा। अचानक मेरी नजर एक छोटे गड्ढे पर गई। मैंने झुककर उसकी मिट्टी को छुआ। उंगलियों पर कुछ चिकना और गाढ़ा सा चिपका। मैंने सूंघा और तुरंत समझ गया। वॉटसन, ये देखो, यहां ताजा तेल का निशान है, लेकिन यह साधारण साइकिल का तेल नहीं। इस गंध में मशीनरी का एहसास है। यह किसी भारी उपकरण या विशेष तरह की साइकिल का तेल है। हमने आगे खोजबीन की। कुछ कदम बाद मेरी नजर मिट्टी में आधा दबे एक धातु के चमकते टुकड़े पर पड़ी। मैंने झुककर उठाया। यह एक टूटी हुई साइकिल की चैन का हिस्सा था। मैंने गंभीरता से कहा, यदि यह साइकिल की चैन यहां टूट गई तो कोई इसे आगे इस्तेमाल नहीं कर सका होगा। इसका मतलब साफ है कि साइकिल यहीं छोड़ी गई और यहां से आर्थर को किसी और तरीके से ले जाया गया। थोड़ी और दूरी पर एक पत्थर के पीछे मुझे एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक छोटे चमड़े का टुकड़ा, गीला, कीचड़ से सना और बेहद कमजोर। मैंने उसे देखते ही समझ लिया कि यह किसी छोटे जूते का हिस्सा था। मैंने धीरे से कहा, संभव है यह आर्थर के जूते का टुकड़ा हो? वॉटसन ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह पक्के तौर पर उसी का हो सकता है? मैंने कहा, इसका यकीन हमें बाद में करना होगा, लेकिन इतना साफ है कि यह सब संयोग नहीं है। हम स्कूल लौटे। लौटते वक्त मेरा मन लगातार हाइडेगर पर अटका रहा। मैंने हेक्सटेबल से कहा, मुझे उसके कमरे की जांच करनी होगी। दोपहर होने से ठीक पहले हम हाइडेगर के कमरे तक पहुंचे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई आवाज नहीं आई। मैंने दरवाजा हल्का सा खोला और हम अंदर गए। वहां सन्नाटा पसरा था। कमरा सामान्य लग रहा था। एक मेज पर किताबें फैली हुई थीं, जिनमें से एक जर्मन व्याकरण की किताब सबसे ऊपर रखी थी। लेकिन मेरी नजर जल्द ही मेज के नीचे गिरे एक छोटे कागज पर गई। मैंने झुककर उसे उठाया। कागज पुराना था, किनारे हल्के गीले। उस पर एक छोटा सा नक्शा बना हुआ था, और वह नक्शा नदी के किनारे का था, ठीक वही हिस्सा जहां हम कल गए थे। मैंने धीरे से कहा, वॉटसन, अब खेल और दिलचस्प हो गया है। मेरे हाथों में वह पुराना कागज का टुकड़ा था, जिस पर धुंधली रेखाओं से एक नक्शा बना था। उस नक्शे पर लाल स्याही से एक निशान लगाया गया था, ठीक उसी जगह पर जहां हमें कल तेल का दाग, टूटी हुई चेन और आर्थर के गायब होते हुए कदमों का सुराग मिला था। मैंने नक्शे को ध्यान से देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, वॉटसन, यह अब बिल्कुल साफ है। हाइडेगर इस खेल में शामिल है। यह नक्शा उसकी संलिप्तता का सबसे ठोस सबूत है। थर्नीक्रॉफ्ट हेक्सटेबल ने मेरी ओर देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और आवाज कांप रही थी। लेकिन होम्स, वह ऐसा क्यों करेगा? आर्थर से उसका आखिर संबंध ही क्या है? मैंने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, यही तो हमें पता लगाना है डॉक्टर हेक्सटेबल। लेकिन एक बात स्पष्ट है, उसका इस घटना से जुड़ना मात्र संयोग नहीं, वह इस अपहरण की साजिश का हिस्सा है। हमें अब हर हाल में हाइडेगर को ढूंढना होगा, और बहुत जल्दी। स्कूल के एक कर्मचारी ने जानकारी दी कि सुबह तड़के उसे पिछले दरवाजे से निकलते हुए देखा गया था। उसके कंधे पर एक भारी बैग था और वह तेज कदमों से बाहर जा रहा था। यह बात सुनते ही मेरा संदेह और गहरा गया। मैंने वॉटसन की ओर मुड़कर कहा,
हमें तुरंत नदी के किनारे पहुंचना होगा। हाइडेगर यहीं कुछ छुपा रहा है। हमने तेजी से कदम बढ़ाए। ठंडी हवा हमारे चेहरों पर चुभ रही थी और पेड़ों से छनकर आती धूप एक अजीब बेचैनी पैदा कर रही थी। नक्शे पर बने लाल निशान ने हमें सीधे पहले वाले स्थान तक पहुंचाया। वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था जो अजीब ढंग से अपनी जगह से थोड़ा खिसका हुआ लग रहा था। मैंने तुरंत अंदाजा लगाया कि इसके नीचे कुछ छुपाया गया है। वॉटसन, जल्दी, मैंने पुकारा। हम दोनों ने मिलकर मशक्कत से उस पत्थर को सरकाया। नीचे एक छोटा लेकिन गहरा गड्ढा था और उस गड्ढे में सावधानी से रखा गया एक लकड़ी का बक्सा। मैंने बक्से को बाहर निकाला और खोलते ही अंदर चमकती रोशनी मेरे आंखों में पड़ी। भीतर कुछ पुराने कागजात थे और एक छोटी शीशी जिसमें अजीब गंध वाला पारदर्शी तरल पदार्थ रखा था। मैंने शीशी को सूंघा और तुरंत पहचान लिया। वही गंध, तेज और रासायनिक, जो हमें पहले कपड़े के टुकड़े से आई थी। यही है वह रसायन, मैंने गंभीर स्वर में कहा। यानी हमारे पास अब ठोस साबितियां हैं कि यह अपहरण सिर्फ लालच या प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है। वॉटसन पहले से मिले पत्रों को उठाकर पढ़ने लगे। उनकी आवाज में बेचैनी थी। होम्स, ये खत लॉर्ड साल्टायर के नाम लिखे गए हैं। इनमें धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने शर्तें पूरी नहीं की तो उनके बेटे की जान जाएगी। मैंने कागजों को ध्यान से पढ़ा। शब्द सख्त थे, भाषा में भय स्पष्ट था। यह कोई साधारण अपराधी नहीं, बहुत सोच समझकर खेला गया खेल है। और हाइडेगर इस खेल का मोहरा नहीं, बल्कि इसका हिस्सा है। रात ढल चुकी थी जब हम वापस स्कूल लौटे। डॉक्टर हेक्सटेबल मेरे चेहरे पर चिंता पड़कर पूछ बैठे, मिस्टर होम्स, अब क्या करेंगे? अब पुलिस को तुरंत खबर देनी होगी, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन इससे पहले हमें हाइडेगर को पकड़ना होगा। वही इस पहेली की चाबी है। उस रात मैंने वॉटसन से कहा, कल सुबह हम नदी पार करके उस गांव जाएंगे जो दूसरी ओर बसा है। मुझे विश्वास है आर्थर का सुराग वहां मिलेगा। सुबह का धुंधला उजाला प्रायरी स्कूल पर उतर आया। घास पर ओस की बूंदें जमी थीं और ठंडी हवा हमारी सांसों को और भारी बना रही थी। मैं और वॉटसन तैयार थे। डॉ हेक्सटेबल को मैंने स्पष्ट आदेश दिया, आप यहीं रहिए, पुलिस से सहयोग कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि स्कूल का कोई भी व्यक्ति बिना आपकी अनुमति के बाहर न जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हाइडेगर के बारे में कोई भी खबर मिले तो तुरंत हमें सूचित कीजिए। आपकी बात होगी मिस्टर होम्स। उन्होंने नर्वस होकर सिर हिलाया। हम दोनों नदी के किनारे बने पुराने लकड़ी के पुल की ओर बढ़े। पुल बारिश से भीगा हुआ था और हर कदम रखने पर चर्र चर्र की आवाज करता था। मैंने वॉटसन को सावधान किया, यह राह सीधी हमारे उत्तर तक ले जाएगी। हमें हर छोटे सुराग पर ध्यान रखना होगा। गांव छोटा और शांत था। संकरी गलियों में धुएं की हल्की गंध फैली हुई थी। पत्थरों से बनी झोपड़ियां कतार में खड़ी थीं। बीच में एक पुराना सराय खड़ा था। मध्यम खिड़कियां, टूटे हुए शटर और दरवाजे पर झूलती घंटी। यही हमारी पहली मंजिल थी। सराय का मालिक, गोल मटोल शरीर वाला जैकब, हमें देखते ही चौंका। उसने घबराहट छिपाते हुए हाथ अपने एप्रन से पोंछे और बोला, स्वागत है साहब। हमारे गांव में खो जाने जैसा कुछ नहीं मिलता। यहां सब शांत है। आप अचानक किस काम से आए हैं? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस कुछ जानकारी चाहिए। क्या आपने हाल ही में एक लंबे दुबले जर्मन व्यक्ति को देखा है? चश्मा पहनता है। जैकब की आंखों में हल्का सा झपक आया, जैसे कोई सच छिपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके होंठों पर झूठ टिक गया। नहीं, ऐसा कोई यहां नहीं आया। हां, अगर रुकना हो तो अच्छे कमरे मेरे पास हैं। मैंने अनसुना करते हुए पूछा, कोई बच्चा देखा? लगभग 10 साल का, सुनहरे बाल और नीली आंखें। जैकब का चेहरा एक पल के लिए खींच गया, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। बच्चा? नहीं, ऐसा कोई यहां नहीं आया। फिर उसने हंसकर जोड़ा, आप लोग कहीं जासूस तो नहीं? वॉटसन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हमने उसे धन्यवाद दिया और बाहर आ गए। मैंने वॉटसन के कान में धीरे से कहा, उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। वह सच नहीं बोल रहा। सराय पर हमारी नजर हमेशा रहनी चाहिए। गांव की गलियों में चलते समय हमारे प्रति सबकी उत्सुकता साफ झलक रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत जो अपनी झोपड़ी के बाहर सब्जियां काट रही थी ने हमें रोका। उसकी आंखें तेज थीं। उसने पूछा, तुम लोग स्कूल से आए हो ना?
वहां क्या हुआ है? सुनाई दिया कि हड़कंप मचा है। मैंने नरमी से कहा, बस कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं माताजी। आपने हाल फिलहाल में यहां कुछ अजीब देखा हो तो बताइए। कोई अनजान व्यक्ति या असामान्य हलचल? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, कल रात सराय के पीछे शोर सुना था। घोड़े की टापें और एक आदमी की ऊंची आवाज। वह किसी से कह रहा था, चुप रहो। मैं सतर्क हो गया। क्या आपने उस आदमी को देखा? वह बोली, अंधेरा था, मुझे बस उसकी आवाज अटपटी लगी, शायद विदेशी। मैंने उसे धन्यवाद दिया और वॉटसन की ओर मुड़ा। अब हमें सराय के पिछले हिस्से की जांच करनी होगी। हम सराय के पीछे पहुंचे। वहां एक छोटा आंगन था जिसके कोने में टूटी कुर्सियां और दीवार से सटी एक पुरानी घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। मैंने जमीन को परखा। मिट्टी पर घोड़े की टापों के साथ साथ साइकिल के टायर का हल्का निशान भी था। मेरे दिमाग में तस्वीर साफ हुई। वॉटसन, मुझे लगता है हाइडेगर आर्थर को साइकिल से यहां तक लाया। इसके बाद उसे इस गाड़ी में डालकर कहीं और ले जाया गया। एक कोने में मुझे कपड़े का छोटा पुराना टुकड़ा मिला, वही खुरदुरा कपड़ा जैसा पहले मिला था। हालांकि इस बार उस पर खून का धब्बा नहीं था। मैंने उसे अपनी जेब में सावधानी से रख लिया। तभी अचानक आंगन में कुछ आवाजें होने लगीं, कदमों की आहट। मैंने वॉटसन को इशारा किया और हम एक टूटे बक्से के पीछे छिप गए। एक लंबा दुबला आदमी अंदर आया। उसने काला कोट पहना हुआ था। उसकी चाल तेज और हड़बड़ाई हुई थी। वह सीधा सराय के पिछले दरवाजे से भीतर चला गया। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। वॉटसन, यही हाइडेगर है, हमें उसका पीछा करना होगा। हमने सावधानी से दरवाजा खोला और भीतर दाखिल हुए। गलियारे में तेल के लैंप की झिलमिल रोशनी थी। सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं। हम पैरों की आहट दबाते हुए ऊपर पहुंचे। ऊपर एक छोटा कमरा था। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कान लगाया। भीतर से दो आवाजें आ रही थीं। पहली आवाज गहरी और कड़क थी, बच्चा कहाँ है? दूसरी आवाज, जो विदेशी लहजे में थी, उत्तर दी, वह सुरक्षित है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। साल्टायर ने अभी तक हमारी शर्तें नहीं मानी। मैंने वॉटसन की ओर देखा। यह हाइडेगर की आवाज थी, पर उसके साथ दूसरा आदमी भी था। कौन? यह रहस्य अब भी बाकी था। मैंने सावधानी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी भीतर से चीख जैसी आवाज आई, कोई बाहर है। अब समय बर्बाद करने का अर्थ खतरा था। मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। वह चरमराता हुआ खुल गया। भीतर हाइडेगर खड़ा था और उसके साथ एक दूसरा आदमी, भारी शरीर, घनी दाढ़ी वाला। हाइडेगर हमें देखकर हैरान और गुस्से में चिल्लाया, होम्स, तुम यहां कैसे? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही थी हाइडेगर। तुमने सोचा कि तुम्हारा खेल हमें भटका देगा। अब बताओ, आर्थर कहां है? हाइडेगर की आंखों में क्षण भर हिचकिचाहट आई। फिर उसने व्यंग्य से मुस्कुरा दिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे होम्स, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी दूसरा आदमी अचानक सीढ़ियों की ओर दौड़ा। वॉटसन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह फुर्ती से बच निकला और नीचे उतर गया। मैंने तुरंत हाइडेगर की बांह मरोड़ दी और उसे कुर्सी पर बैठा दिया। गुस्से में मैंने चीखा, बोलो, आर्थर कहां है? लेकिन हाइडेगर के चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उसने दांत दबाकर कहा। इसी दौरान वॉटसन हांफते हुए वापस आया। होम्स, वह आदमी भाग गया, गाड़ी पर सवार होकर गांव के बाहर निकल गया। मैंने हाइडेगर की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं आर्थर को ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा हर रहस्य उजागर करूंगा। हम हाइडेगर को पकड़कर वापस स्कूल ले आए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर आर्थर कहां था और कौन था वह दूसरा रहस्यमयी आदमी जिसने षड्यंत्र की डोरें खींच रखी थीं? उस रात जब हम हाइडेगर को पुलिस के हवाले कर चुके थे और लेडी मार्गरेट का असली चेहरा भी सामने आ चुका था, मेरा मन किसी भी तरह शांत नहीं हो पा रहा था। आर्थर अब भी हमारी पकड़ से बाहर था। वह 10 वर्षीय मासूम बच्चा, जिस पर इंग्लैंड के बड़े परिवार का भविष्य टिका था, कहीं न कहीं अंधेरे और खतरे के बीच था। मेरे दिमाग में लगातार दौड़ यह थी कि वह दूसरा आदमी, वह भगोड़ा जो सराय के तहखाने से भाग निकला, असल में कौन था और आर्थर को कहां लिए जा रहा था। सुबह की ठंडी हवा अब साफ हो चुकी थी। सूरज की किरणें गांव की पत्थरों वाली गलियों पर बिखर रही थीं। धुंध पूरी तरह छंट चुकी थी और आसमान नीला लग रहा था,
लेकिन मेरे मन के भीतर का कोहरा और गहरा हो गया था। मैं और मेरे मित्र डॉक्टर वॉटसन सराय के आंगन में खड़े थे। वही आंगन जहां पिछली रात हमने उन निशानों को देखा था, घोड़ों की टापों के और एक साइकिल के टायर के। मैंने जमीन पर झुककर बारीकी से देखा। मिट्टी अभी भी थोड़ी गीली थी और उस पर ताजे पहियों के गहरे निशान थे जो गांव से बाहर की ओर जा रहे थे। वॉटसन, मैंने गंभीर स्वर में कहा, हमें इन निशानों का पीछा करना होगा। ये गाड़ी सीधे उस भगोड़े तक ले जाएगी और मुझे यकीन है आर्थर भी उसके साथ है। वॉटसन ने अपनी टोपी ठीक की और बोला, लेकिन होम्स, हमें भी तो कोई गाड़ी चाहिए। पैदल उसका पीछा करना नामुमकिन है। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हें मेरे तरीके पर विश्वास रखना चाहिए वॉटसन। हम सराय के मालिक जैकब से मिलने अंदर गए। वह पहले ही बेचैन नजर आ रहा था। मैंने सीधी बात की, जैकब, हमें तुरंत एक गाड़ी चाहिए और यह बेहद जरूरी मामला है। जैकब ने हिचकिचाते हुए गहरी सांस ली। लेकिन साहब, मेरी गाड़ी तो टूटी हुई है। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, जैकब, मैं जानता हूं कि तुम कुछ छिपा रहे हो। अगर तुमने हमें गाड़ी नहीं दी तो मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुमने उस भगोड़े को भागने में मदद की है। जैकब का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसने फौरन कहा, ठीक है, आप गाड़ी ले जाइए। पीछे पुरानी गाड़ी तैयार है, लेकिन घोड़े मजबूत हैं। कुछ ही पलों में हम उस गाड़ी में सवार होकर गांव से बाहर की ओर तेजी से निकल पड़े। मैंने लगाम कसकर पकड़ी और घोड़े को दौड़ा दिया। पहियों के निशान संकरे रास्ते से होते हुए हमें खेतों और जंगलों के बीच ले गए। दूर तक घास की महक और हवा की ठंडक हमें घेरे रही। रास्ता ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, निशानों की गहराई देखकर मुझे एहसास हुआ, गाड़ी में कुछ भारी वजन था। वॉटसन, मैंने कहा, यह गाड़ी सिर्फ उसके भगोड़े को नहीं ले जा रही थी। इसमें एक और शख्स भी था। मुझे यकीन है आर्थर भी अंदर था। वॉटसन का चेहरा तना हुआ था। उसने हथियार संभालते हुए कहा, अगर आर्थर उस गाड़ी में है तो हमें जल्द से जल्द उन्हें पकड़ना होगा। फिर देर नहीं करनी चाहिए। हमने घोड़े को और तेज दौड़ाया। रास्ता अब एक पहाड़ी की ओर चढ़ाई कर रहा था। पेड़ कम होने लगे और पत्थरों की चट्टानें अधिक दिखने लगीं। सूरज ढलने को था और ढलती रोशनी पहाड़ी की दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। कुछ दूरी पर अचानक गाड़ी के पहियों के निशान रुक गए। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और जमीन पर उतरकर जांच की। वहां मिट्टी पर कई पगडंडियां दर्ज थीं, भारी जूतों की, और उसी के बीच छोटे छोटे कदमों के भी, बच्चे के जूतों के। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वॉटसन, मैंने पुकारा, ये निशान ताज़ा हैं। आर्थर यहां था। हम उन निशानों का पीछा करते हुए एक संकरी गुफा तक पहुंचे। गुफा की काली दीवारें हमें देखने लगीं, मानो किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठी हों। ठंडी हवा का झोंका अंदर से आ रहा था। मैंने जेब से माचिस निकालकर मशाल जलाई और अंदर कदम रखा। गुफा का रास्ता संकरा था, हवा नम और भारी। दीवारों से पानी टपक कर नीचे टकरा रहा था। कुछ कदम आगे हमने देखा, एक छोटा खुला स्थान। वहां एक पुराना कंबल फैला हुआ था। पास ही रोटी के बचे टुकड़े और आधा भरा घड़ा पड़ा था। वॉटसन, मैंने फुसफुसाकर कहा, आर्थर को यहां रोका गया था, लेकिन अब ये लोग आगे बढ़ गए हैं। मैंने गुफा की दीवार पर कुछ खुरचे हुए निशान देखे। मशाल पास लाकर गौर से देखा। वहां किसी ने कच्चे पत्थर से लिखने की कोशिश की थी। एक ए अक्षर साफ नजर आया। मेरा दिल हल्का और मजबूत दोनों हुआ। यह आर्थर का निशान है। उसने हमें जताने की कोशिश की कि वह यहां था। इसका मतलब है वह जिंदा है और उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वॉटसन ने राहत की सांस ली, लेकिन चिंतित होकर पूछा, पर अब वह कहां है, होम्स? हम गुफा से बाहर निकले और पैरों के निशान फिर पकड़ ली। इस बार वह हमें पुराने खंडहर तक ले गए। टूटे फूटे पत्थर, गिरती दीवारें और जंगली पौधों से ढकी छाया, मानो समय का कोई टुकड़ा वहीं रुका हो। खंडहर के पास मुझे जमीन से एक चमकती चीज दिखी। मैंने उठाया। एक टूटी हुई चांदी की घड़ी की चेन। उस पर उकेरे हुए थे अक्षर LS। मैंने आवाज धीमी करते हुए कहा, वॉटसन, यह लॉर्ड साल्टायर की घड़ी का हिस्सा है। वॉटसन ने हैरानी से कहा, तो क्या इसका मतलब है कि लॉर्ड साल्टायर खुद इसमें शामिल हैं? मैंने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन कोई ऐसा जरूर है जो उनके अतीत और उनके राज को गहराई से जानता है।
वही इन सारे धागों को खींच रहा है। हमने खंडहर की जांच की। भीतर एक पुराना तहखाना मिला। उसका दरवाज़ा लकड़ी का था, जर्जर और सड़ा हुआ। जब मैंने धीरे से खोला तो तुरंत भीतर से फुसफुसाहटें सुनाई दी। मैंने वॉटसन को तैयारी का इशारा किया और कदम धीमे धीमे अंदर रखे। एक तेल का लैंप जल रहा था। उसकी हल्की रोशनी में दो परछाइयां दिखीं। उनमें से एक वही भगोड़ा था जिसे हमने सराय में देखा था। दूसरा चौंका देने वाला था, एक औरत जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वे हमें देखकर हड़बड़ा गए। भगौड़े ने जेब से चाकू निकाला और चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम लोग? मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं शेरलॉक होम्स हूं और यहां आर्थर को ढूंढने आया हूं। औरत ने धीमी आवाज में कहा, आर्थर यहां नहीं है, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा और पूछा, तुम कौन हो और इस षड्यंत्र में क्यों शामिल हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर नीचे झुका रहा। तभी भगोड़े ने चाकू लहराया और कहा, हमें छोड़ दो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। वॉटसन ने तुरंत रिवॉल्वर तान दी और सख्त स्वर में कहा, चाकू नीचे रखो। मैंने माहौल संभालते हुए कहा, हमें सिर्फ सच चाहिए, बताओ आर्थर कहाँ है? तभी वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने घूंघट को पीछे किया। उसका चेहरा देखकर मैं ठिठक गया। वह और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड साल्टायर की बहन लेडी मार्गरेट थी, जिनसे मैं लंदन के एक सामाजिक समारोह में मिल चुका था। लेडी मार्गरेट, मैंने हैरानी से कहा, आप यहाँ, ये सब क्या है? उसने गहरी सांस ली और बोली, होम्स, ये सब मेरे भाई के अतीत से जुड़ा है। आर्थर को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इस मामले से तुरंत पीछे हट जाना होगा। मैंने ठोस जवाब दिया, जब तक आर्थर सुरक्षित नहीं मिल जाता मैं नहीं रुकूंगा। तभी भगोड़ा अचानक अंधेरी दीवार की ओर भागा। वहां एक गुप्त दरवाजा था। वह उसमें से होते हुए गायब हो गया। वॉटसन पीछे दौड़ा, लेकिन वह हाथ नहीं लगा सका। लेडी मार्गरेट हमें ठंडी आंखों से देखते हुए बोली, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा होम्स, ये खेल तुम्हारी पहुंच से बाहर है। मैंने सख्त आवाज में उत्तर दिया, नहीं लेडी मार्गरेट, ये खेल अब शुरू हुआ है और मैं इसे खत्म करूंगा। हम लेडी मार्गरेट को पुलिस के हवाले कर स्कूल लौट आए, पर मेरे मन में चिंता का बोझ और बढ़ गया। आर्थर अभी भी परछाइयों में कैद था। भगोड़ा अब भी आजाद था और वह एक वाक्य जो लेडी मार्गरेट ने कहा था, यह सब मेरे भाई के अतीत से जुड़ा है, मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। स्कूल का परिसर, जो एक समय भय और रहस्य से भरा हुआ था, अब अजीब तरह से खामोश था। मैं अपने अतिथि कक्ष में बैठा नोट्स सजा रहा था। सारे सुराग सामने थे, साइकिल के टायर का निशान, खून से सना कपड़े का टुकड़ा, टूटी हुई घड़ी की चेन, रसायन की शीशी, धमकी भरे पत्र। ये सब एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे। तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन उसकी रूपरेखा मुझे दिखने लगी थी। वॉटसन, मैंने कहा, अब समय आ गया है कि हम सीधे लॉर्ड साल्टायर से मिलें। अगर यह साजिश उनके अतीत से जुड़ी है तो उन्हीं के पास इस पहेली की जड़ें छिपी होंगी। वॉटसन ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, लेकिन होम्स, क्या तुम्हें यकीन है कि लॉर्ड साल्टायर सच बोलेंगे? मैंने अपनी आंखों में दृढ़ चमक के साथ जवाब दिया, वह अब सच बताएंगे ही, क्योंकि झूठ का पर्दा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। लेडी मार्गरेट के शब्द, इस मामले से दूर रहो, मेरे कानों में गूंजते रहे। कोई भी इतनी कड़ी चेतावनी बेवजह नहीं देता। इसका अर्थ साफ था कि साल्टायर परिवार के अतीत में कोई ऐसा सच छिपा था जिसे वे दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहते थे। लेकिन मैं शेरलॉक होम्स हूं। मैंने तय कर लिया था कि इस रहस्य की परतें मुझे हर हाल में खोलनी ही होंगी। मैंने डॉक्टर थर्नीक्रॉफ्ट हेक्सटेबल को बुलाकर आदेश दिया कि लॉर्ड साल्टायर को तुरंत प्रायरी स्कूल बुलाया जाए। डॉक्टर हेक्सटेबल ने बताया कि लॉर्ड साल्टायर स्वयं रास्ते में हैं, क्योंकि उनके बेटे के अपहरण की खबर उनके कानों तक पहुंच चुकी है। कुछ घंटों की प्रतीक्षा के बाद गाड़ियों की खनकती आवाज ने स्कूल के शांत आंगन को हिला दिया। लॉर्ड साल्टायर पहुंचे, एक लंबे, गंभीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले पुरुष। उनका चेहरा थकान से उतरा हुआ था और आंखों में चिंता गहराई तक छपी थी। उनके साथ उनका नौकर था, जो भारी बक्सा उठाए पीछे पीछे चल रहा था। मैंने उन्हें स्कूल के प्राचार्य कक्ष में मिलने बुलाया। जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, उन्होंने बिना वक्त गवाए पूछा, मिस्टर होम्स, मैंने आपकी ख्याति सुनी है, कृपया बताइए, मेरा बेटा कहाँ है?
मैंने अपना स्वर शांत और ठंडा रखा। लॉर्ड साल्टायर, मैं आपके पुत्र को ढूंढ रहा हूं और पूरी कोशिश से उसे वापस लाने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपके अतीत से जुड़े कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उनका चेहरा कठोर हो गया। मेरे अतीत का इससे क्या संबंध मिस्टर होम्स? सब कुछ, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मुझे धमकी भरे खत मिले हैं जो सीधे आपके नाम पर लिखे गए हैं। आपकी बहन लेडी मार्गरेट इस खेल में शामिल है। और मैंने जेब से वह चांदी की घड़ी की चेन निकाली जिस पर एलएस खुदा था। यह चेन उसी जगह मिली है जहां आर्थर को छिपाया गया था। लॉर्ड साल्टायर की आंखें चौंधिया गईं। वह कुछ पल के लिए निरुत्तर खड़े रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, यह मेरी ही चेन है, लेकिन मैंने इसे सालों पहले गंवा दिया था। मैंने सीधे पूछा, कहाँ गंवाई थी? उनके होंठ कुछ देर तक हिले नहीं, लेकिन आखिरकार उन्होंने हाँफते हुए सच उगला। यह बहुत पुरानी कहानी है मिस्टर होम्स। जब मैं युवा था, मैंने एक जर्मन व्यापारी के साथ व्यापारिक साझेदारी की थी। उसका नाम था रीचेनबाक। हमारी साझेदारी पहले सफल रही, लेकिन जल्द ही वह अवैध और घिनौने सौदों में उतर गया। उन्होंने सांस ली और कुर्सी की पकड़ डी अचकस दी। मैंने रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन रीचेनबाक ने मुझसे बदला लेने की कसम खाई। उसी के साथ एक सौदे में मैंने यह चांदी की चेन उसे उपहार में दे दी थी। वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वॉटसन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में समझ की चमक थी। मैंने गहरी आवाज में कहा, तो इसका अर्थ यह है कि रीचेनबाक इस पूरे षड्यंत्र का सूत्रधार है। हाइडेगर उसका आदमी था। और लेडी मार्गरेट? लॉर्ड साल्टायर का चेहरा कस गया। मार्गरेट का रीचेनबाक से निजी रिश्ता था। वह चाहती थी कि मैं उसकी साझेदारी न तोड़ूं, लेकिन जब मैंने रिश्ता तोड़ा, उसने मुझे कभी माफ नहीं किया। मेरे दिमाग में अब तस्वीरें जुड़ने लगीं। एक जर्मन व्यापारी रीचेनबाक, हाइडेगर का जर्मन रोल, धमकी भरे खत, लेडी मार्गरेट का निजी झुकाव और लॉर्ड साल्टायर का अतीत, सब मिलकर उसी गहरे खेल की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन पहेली अभी पूरी नहीं थी। मैंने फैसला किया कि अब हमें उस भगौड़े को पकड़ना होगा। वही व्यक्ति आर्थर की कैद की असली कड़ी था। मैंने वॉटसन से कहा, हमें तहखाने के गुप्त रास्ते को फिर से खंगालना होगा। रीचेनबाक की छाया वहीं से हम तक पहुंच सकती है। घोड़ा गाड़ी दौड़ाते हुए हम खंडहर पहुंचे। अंधेरा अब घिरने लगा था। पत्थरों के बीच हवा शीशियों जैसी आवाज करती हुई बह रही थी। तहखाने में उतरकर हमने गुप्त सुरंग का मुहाना ढूंढ निकाला। मशालें जलाकर हम उसमें दाखिल हुए। सुरंग लंबी और घुटन भरी थी। दीवारें नम थीं और सीलन की गंध से सांस लेना कठिन हो रहा था। हर कदम पर पानी टपकने की आवाज गूंजती थी। अंततः हमें एक छोटा कमरा मिला जिसमें एक लकड़ी का बक्सा और बिखरे कागजात पड़े थे। मैंने कागज उठाए और पढ़े। शब्द जैसे आग की लपटों की तरह थे। रीचेनबाक का नाम बार बार उभर रहा था। लॉर्ड साल्टायर के खिलाफ साजिश की योजना उन कागजों में दर्ज थी, और एक पते का जिक्र, गांव से उत्तर में एक पराना फार्म हाउस। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वॉटसन, यही वह जगह है। आर्थर यहीं छिपा हो सकता है। हम तुरंत घोड़ा गाड़ी पर निकले। रास्ता उबड़ खाबड़ था। शाम के सूरज ने खेतों को सुनहरी छाया में रंग दिया था। थोड़ी देर बाद दूर से धुआं दिखा। वही फार्म हाउस, पुराना, टूटा फूटा, पर उसकी खिड़कियों से रोशनी झिलमिला रही थी। मैंने धीरे से कहा, सावधान रहो वॉटसन, ये जगह हमारे लिए जाल भी हो सकती है। हम खामोशी से फार्म हाउस के पास पहुंचे। खिड़की से झांका तो वही भगोड़ा एक मेज पर बैठा था। सामने नक्शा फैला हुआ था, लेकिन आर्थर वहां नहीं था। दरवाजा धीरे से खोला। भगोड़े ने चाकू निकालकर उग्र स्वर में कहा, तुम फिर आ गए होम्स? मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, हां, और इस बार तुम नहीं बचोगे। आर्थर कहाँ है? वह हंसा। तुम सोचते हो कि मैं बता दूंगा? बच्चा यहां नहीं है। उसे दूसरी जगह ले जाया गया है और तुम उसे कभी तलाश नहीं पाओगे। मैंने गौर से उसकी आंखों को पढ़ा। वह झूठ नहीं बोल रहा था। आर्थर वाकई और आगे ले जाया गया था। हमने उसे पकड़ लिया और रस्सियों से बांधकर पुलिस के हवाले करने को तय किया। लेकिन फार्म हाउस की जांच में मुझे एक और कपड़े का टुकड़ा मिला, आर्थर की कोट का हिस्सा। वॉटसन ने गहरी सांस ली। होम्स, हम करीब हैं। मैंने सिर हिलाया। हां, बहुत करीब। अगली सुबह मैं और वॉटसन स्कूल लौटे और सारे सुरागों को फिर से सहेजा। साइकिल के निशान,
खून से सना कपड़ा, शीशी का रसायन, धमकी भरे पत्र, चांदी की चेन और अब यह कोट का टुकड़ा। सबका निशाना रिचेन बाग की ओर था। मैंने जेब से वह नक्शा निकाला जो फार्म हाउस की मेज से मिला था। उस पर एक लाल निशान था, गांव के उत्तर में एक पुराना गोदाम। मैंने धीरे से कहा, वॉटसन, अब वक्त है अंतिम खेल का। आर्थर वहां होगा और रिचेन बाग भी। हम गोदाम की ओर निकले। रास्ता वीरान था, चारों ओर जंगली झाड़ियां और टूटी सड़कें। जब हम पहुंचे तो सामने जर्जर इमारत खड़ी थी। टूटे दरवाजे से हवा अंदर जाकर कराहती आवाजें पैदा कर रही थी। मैंने वॉटसन से कहा, तैयार रहो, ये जगह जानलेवा हो सकती है। हमने कदम बढ़ाए। अंदर बिखरे बक्से, टूटी मशीनें और सन्नाटा। तभी अचानक एक हल्की सिसक सुनाई दी। मेरा दिल उछल पड़ा। मैं उस ओर दौड़ा। एक लोहे का दरवाजा था। उसे खोला तो छोटा लड़का रस्सियों से बंधा भीतर बैठा था। वह आर्थर था। आर्थर, मैंने पुकारा। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों चमक रहे थे। मैंने उसके बंधन खोले और पानी पिलाया। वह कांपती आवाज में बोला, वे मुझे यहां छोड़ गए। वह आदमी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गोदाम में एक ठंडी गहरी आवाज गूंजी, होम्स, तुम सचमुच जिद्दी हो। मैंने पलट कर देखा। गोदाम के बीच में खड़ा लंबा दुबला आदमी। उसकी आंखें विषैले सांप की तरह चमक रही थीं। यही था, रीचेनबाख। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, रीचेनबाख, मैंने रिवॉल्वर तानते हुए कहा। आर्थर हमारे पास है। वह व्यंग्य से हंसा। तुम्हें लगता है कि यह अंत है? यह बच्चा तो सिर्फ मोहरा था। असली खेल तो लॉर्ड साल्टायर के साथ है। तभी बाहर से घोड़ों की टापों और आवाजों की गूंज आई। पुलिस पहुंच चुकी थी। रीचेनबाख ने भांप लिया और दौड़ते हुए गोदाम के नीचे बनी गुप्त सुरंग में घुस गया। मैंने वॉटसन को आर्थर के पास रहने का इशारा किया और खुद उसका पीछा किया। सुरंग अंधेरी, सीलन भरी और फिसलन से भरी थी। दूर उसकी परछाई दिख रही थी। उसने मेरी ओर पिस्तौल तानी और चलाई। दीवार से टकराकर गोली चिंगारी फेंकी। मैंने चिल्लाकर कहा, रीचेनबाख, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, समर्पण कर दो। वह हंसा। मैं कभी हार नहीं मानता, होम्स। मैंने हवा में चेतावनी के लिए गोली चलाई। वह रुका। अगले ही क्षण मैं उस पर झपटा, अंधेरे में, धड़कते दिल और हर कीमत पर आर्थर को बचाने की ठान के साथ। सुरंग के भीतर अंधेरा और सीलन किसी दानव की तरह हमारे चारों ओर फैल रही थी। नीची छत से टपकते पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। एक छोटी सी हाथापाई के बाद मैंने रीचेनबाग को धक्का देकर पत्थरों पर पटक दिया। उसकी पिस्तौल मेरे हाथ में आ चुकी थी और वह अब मेरे पैरों के नीचे दबा कर आ रहा था। उसकी आंखों में अब वह खतरनाक चमक नहीं थी, बल्कि हार का स्वीकार था। यह खत्म हो गया, रीचेनबाख, मैंने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय पीछे से टॉर्चों की रोशनी ने सुरंग को चीर दिया। पुलिस के सिपाही तेजी से भीतर घुसे और रीचेनबाख को हथकड़ी पहनाकर अपने कब्जे में ले लिया। उसकी चीख और विरोध की आवाज धीमी पड़ गई, क्योंकि उसे घसीटकर बाहर ले जाया गया। मैं थके हुए कदमों से गोदाम की ओर लौटा। भीतर डॉक्टर वॉटसन आर्थर के पास बैठे थे। आर्थर का चेहरा अभी भी थकान और भय से भरा था, लेकिन मेरी ओर देखते ही उसने अपने छोटे हाथों से मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज कांपती थी, लेकिन उसमें सच्चाई और कृतज्ञता झलक रही थी। धन्यवाद, मिस्टर होम्स। हम आर्थर को घोड़ा गाड़ी में लेकर स्कूल लौटे। प्रायरी स्कूल के विशाल आंगन में जब गाड़ी आकर रुकी, लॉर्ड साल्टायर पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की परतें थीं। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को गाड़ी से उतरते देखा, वह सारी कठोरता टूट गई। उन्होंने कांपते हाथों से आर्थर को गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। टूटी आवाज में उन्होंने कहा, मिस्टर होम्स, मैं आपका हमेशा का ऋणी हूं। आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मैंने उन्हें शांत स्वर में उत्तर दिया, लॉर्ड साल्टायर, धन्यवाद की जरूरत नहीं। बस यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके अतीत के भूत फिर कभी लौटकर आपके वर्तमान पर साया न डालें। उस रात अतिथि कक्ष में हम दोनों बैठे थे। कोयले की भट्टी से आती गर्मी कमरे को आराम दे रही थी। वॉटसन कुर्सी की पीठ से टिके थे और उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। होम्स, उन्होंने कहा, तुमने फिर वही किया जो असंभव लगता था। आर्थर अब सुरक्षित है। मैंने पाइप में तंबाकू भरा। धुएं की पतली लहरें हवा में फैल गईं। वॉटसन, यह केवल तर्क और निरीक्षण की जंग थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी में अभी एक पर्दा और गिरेगा।
सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। वाकई, अगले दिन सुबह जब हम प्राचार्य कक्ष में लॉर्ड साल्टायर, आर्थर और डॉक्टर हेक्सटेबल के साथ बैठे, तो मुझे प्रतीत हुआ कि आखिरी और सबसे जरूरी सच अब भी सामने नहीं आया है। खिड़की से आती धूप आर्थर के मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। वह अपने पिता का हाथ कसकर पकड़े बैठा था, जैसे यह वादा कर रहा हो कि अब वह कभी उनसे अलग नहीं होगा। लॉर्ड साल्टायर की आंखें नमी से भरी थीं, लेकिन उनकी भौहों पर एक और बोझ झलक रहा था। मैंने धीरे से कहा, लॉर्ड साल्टायर, आपका पुत्र सुरक्षित है, लेकिन इस षड्यंत्र का असली मकसद अभी उजागर नहीं हुआ। रीचेनबाख का उद्देश्य सिर्फ बदला नहीं था, है ना? उनकी सांस भारी हो गई। उन्होंने आर्थर की ओर देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। आप सही कह रहे हैं मिस्टर होम्स, यह सब मेरी ही गलतियों की उपज है। अब मैं इसे छिपाऊंगा नहीं। कमरे में सन्नाटा घिर गया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द एक स्वीकारोक्ति थी। सालों पहले मैं रीचेनबाख का साझेदार था। शुरू में वह मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। उसका व्यापार तेजी से बढ़ रहा था और मुझे भी मुनाफे में हिस्सा मिलता था। मैंने आंखें मूंद लीं, लेकिन बाद में जब उसकी असलियत सामने आई, तस्करी, अवैध सौदे और रसायनों का गलत इस्तेमाल, मैंने रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने लंबी सांस ली। उसने इसे विश्वासघात कहा और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत मेरे पुराने पत्र थे। ऐसे पत्र जिनमें अनजाने में मैंने उसके धंधे को समर्थन दिया था। अगर वो बाहर आते तो मेरे परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती। मैंने धीरे से पूछा, और लेडी मार्गरेट? उनकी आंखें झुक गईं। मार्गरेट उसका समर्थन करती थी। वह रीचेनबाख से मोहब्बत करती थी। जब मैंने उससे नाता तोड़ा, उसने मुझे गुनहगार माना। उसने चाहा कि मैं रीचेनबाख को वापस स्वीकार करूं, और उसके लिए वह इतनी दूर चली गई कि अपहरण की साजिश का हिस्सा बनी। लेकिन मुझे विश्वास है उसे कभी अंदाजा नहीं था कि रीचेनबाख आर्थर की जान तक को खतरे में डाल देगा। मेरे दिमाग में अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। लेडी मार्गरेट भावनाओं की कैद में फंस गई थी और रीचेनबाख ने उसका इस्तेमाल किया। हाइडेगर उसका अंग्रेजी स्कूल में मोहरा था और बाकी सब खेल उसी के इशारे पर नचा था। मैंने तब वह शीशा उठवाया जिसकी गंध हमने नदी किनारे पाई थी। एक आखिरी सवाल बचा है, ये रसायन किस लिए? मैंने शीशी उठाते हुए कहा। लॉर्ड साल्टायर ने सिर हिलाया। रीचेनबाख रसायन विज्ञान में माहिर था। वो अक्सर अपने व्यापार में ऐसे पदार्थ इस्तेमाल करता था, लेकिन इस शीशे के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। हमने शीशी को स्थानीय रसायनज्ञ के पास भेजा। वह छोटा आदमी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर तरल पदार्थ को ध्यान से जांचने लगा। अंततः उसने कहा, यह एक बेहद खतरनाक रसायन है। इसकी कुछ बूंदें इंसान को गहरी बेहोशी में डाल सकती हैं। यह न तो साधारण दवा है और न ही कोई आम जहर। यह शरीर और दिमाग दोनों को घंटों के लिए अक्षम कर देता है। वॉटसन ने तुरंत कहा, तो यही हथियार था, आर्थर को बेहोश करने के लिए। मैंने आर्थर की ओर मुड़कर धीरे से पूछा, बच्चे, क्या तुम्हें कुछ याद है? कोई संदिग्ध गंध? आर्थर ने सिर झुकाकर कहा, जी हां मिस्टर होम्स, उस आदमी ने मुझे एक रूमाल सूंघने को कहा था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। अब सब कुछ स्पष्ट था। रीचेनबाख ने बच्चों की मासूमियत और अपने विज्ञान दोनों का इस्तेमाल करके यह घिनौना षड्यंत्र रचा था। मैंने लॉर्ड साल्टायर से कहा, आपके पत्र अब पुलिस के पास सुरक्षित हैं। रीचेनबाख का आखिरी हथियार निकल चुका है, लेकिन मेरा मानना है कि अब आपका असली काम शुरू होता है। अपने परिवार को फिर से एकजुट कीजिए। लेडी मार्गरेट ने एक भारी गलती की है, मगर वह आपकी बहन है। लॉर्ड साल्टायर की आंखें भर आईं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा मिस्टर होम्स। इस बार मेरे अतीत की गलतियां मेरे भविष्य को नष्ट नहीं करेंगी। दोपहर को जब लेडी मार्गरेट को जेल से अस्थायी रूप से बुलाया गया, तो अपने भाई के सामने उनका चेहरा टूट चुका था। उसने रोते हुए माफी मांगी। लॉर्ड साल्टायर ने उसे गले लगाया। उस क्षण उनके सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। आर्थर अपनी चाची को देखकर हल्के से मुस्कुराया, मानो उसने क्षमा को सबसे पहले स्वीकार कर लिया हो। उस शाम जब हम बेकर स्ट्रीट लौटने की तैयारी करने लगे, डॉक्टर हेक्सटेबल ने हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर होम्स, आपने न केवल आर्थर को बचाया, बल्कि हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा भी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर हेक्सटेबल, यही मेरा कार्य है। गाड़ी हमें स्टेशन ले आई।
लंदन जाने वाली ट्रेन की सीटी ने शाम के आकाश को चीर दिया। मैं और वॉटसन डिब्बे में बैठे खिड़की से पीछे छूटते प्रायरी स्कूल को निहार रहे थे। वॉटसन ने कहा, होम्स, क्या तुम्हें लगता है कि यह मामला अब पूरी तरह खत्म हो गया है? मैंने बाहर तेजी से गुजरते खेतों और गांवों को देखते हुए उत्तर दिया, वॉटसन, हर रहस्य का अंत एक नई शुरुआत होता है। साल्टायर परिवार ने अपने अतीत का सामना कर लिया है, लेकिन यह दुनिया यह अनगिनत रहस्यों से भरी है और मैं जानता हूं अगला रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। ट्रेन की खिड़की से आती ठंडी हवा के बीच लहराते खेतों और दूर दिखाई देते शहर की लाल छतों के साथ मेरा दिमाग अब भी शांत नहीं था। आर्थर की मासूम मुस्कान और लॉर्ड साल्टायर की आंखों में झलकती राहत मेरे मन में दर्ज हो चुकी थी। यह मामला खत्म हुआ जरूर, लेकिन अपने निशान पीछे छोड़कर, और वही निशान मुझे बताते थे शेरलॉक होम्स की दुनिया में कभी भी रहस्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, एक बात नोटिस की है, आप वीडियो पूरा ध्यान से देख लेते हो, हर सीन हर कहानी इंटरेस्ट से सुनते हो, लेकिन जब सब्सक्राइब करने की बारी आती है तो अचानक कंजूस बन जाते हो। अरे यार, ये सब्सक्राइब वाला बटन तो बिल्कुल मुफ्त है, कोई टैक्स वसूल नहीं होगा। बस एक क्लिक करना है और हमारी अगली कहानियां सीधी आपके पास पहुंच जाएंगी। तो भाई, थोड़ा दिल बड़ा करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, कमेंट में यह भी बताना मत भूलना कि आप ये वीडियो कहां से और कितने बजे देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी कहानियां किस किस शहर तक पहुंच रही हैं।